आज की वीडियो में हम संपूर्ण आदिकाल का अध्ययन करेंगे। तो आदिकाल के बारे में देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। आदिकाल का नामकरण विद्वानों के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्दिष्ट जो 12 ग्रंथ है उनके बारे में आदिकाल का नामकरण हो गया। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य वो हो गए। आदिकाल की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भाव पक्षीय, आदिकालीन काव्य रूढ़ियाँ, कला पक्षीय। आगे देख लेते हैं आदिकाल की आरंभिक तथा अंतिम सीमा जो है, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ, आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ, आदिकाल की सामंती मूल्य जो थे, और आदिकाल के विभिन्न साहित्यिक धाराएं, और हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों के जो कथन हैं वो देखेंगे। आगे फिर सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और विद्वानों के जो मत हैं वो पढ़ेंगे। कौन कौन से सिद्ध साहित्य उनके बारे में पढ़ेंगे, और सिद्धों की रचना शैली जो है वो पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य के संपादक कौन है उनके बारे में देखेंगे, उनके ग्रंथ देखेंगे, विशेष तथ्य जो भी होंगे वो देखेंगे। आगे फिर प्रमुख काव्य पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उनकी सरहप्पा के बारे में पढ़ेंगे, उनके अन्य नाम, और जो भी सिद्ध साहित्य के कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें देखेंगे। नाथ संप्रदाय देखेंगे, उसके तथ्य देखेंगे। गोरखनाथ के बारे में पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे शुक्ल के अनुसार, और जो भी विद्वान हैं उनके अनुसार, आलोचनात्मक विद्वानों के अनुसार। नवनाथों के बारे में पढ़ेंगे। राम कुमार वर्मा के ने कौन से नाथों को माना है वो देखेंगे। हजारी प्रसाद ने किसको माना है वो देखेंगे, उनकी पंक्तियाँ। और उसके बाद गोरखनाथी संप्रदाय के जो जो संत कवि रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। नाथपंथ की विशेषताएं, और आगे मतेंद्र नाथ के बारे में पढ़ेंगे। गोरखनाथ की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ देखेंगे, इनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और अन्य नाथपंथी जो हैं उन्हें देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। फिर जैन साहित्य पढ़ेंगे, इसके तथ्य पढ़ेंगे। फिर आचार्य देवसेन, सोमप्रभ सूरि, स्वयंभू जो फ्रांस के कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण रचनाएं, रचनाकार देखेंगे। आगे फिर डिंगल पिंगल भाषा के बारे में पढ़ेंगे। फागु काव्य पढ़ेंगे, रासो काव्य पढ़ेंगे, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, प्रसिद्ध डिंगल ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रासो साहित्य प्रमुख कवि तथा रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो के समय जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। विसल देव रासो के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कुमार रासो, परमाल रासो। कुछ महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथ और रचनाकार जो हैं हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंग जसचंद्रिका। फिर रासो काव्य परंपरा में गीति, नृत्य परक, छंद वैविध्य, आदिकालीन डिंगल साहित्य की प्रमुख विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आदिकालीन श्रृंगार तथा मनोरंजक साहित्य पढ़ेंगे। कवि विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। विद्यापति के संदर्भ में विद्वानों के कथन जो हैं, महत्वपूर्ण कथन, उनको पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चन सिंह के अनुसार, मतलब सभी विद्वानों के अनुसार, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी के अनुसार पढ़ेंगे। फिर अमीर खुसरो के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन हैं शुक्ल के और अन्य विद्वानों के, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुवलय माला कथा, ढोला मारुला दोहा, प्राकृत पैंगलम, इनके बारे में, बसंत विलास, इनके बारे में पढ़ेंगे। आदिकालीन गद्य साहित्य कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वन रत्नाकर। आगे फिर आदिकालीन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं जो उनको देखेंगे, और जो राम कुमार वर्मा के अनुसार जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनको देखेंगे। एंड में आदिकाल की देन जो हैं वो देखेंगे। तो यहाँ तक का अध्ययन हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आदिकाल है, तो इससे पहले मैंने भाषा का एक चैप्टर डाला था, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, वो भी इसी तरीके से है। भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय जिसमें वीडियो में दिया था वो भी महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से उसका भी वर्गीकरण है। उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी।
तो हम शुरू करते हैं आदिकाल का नामकरण। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, आदिकाल को चारण काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि तथा चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आदिकाल और वीरगाथा काल कहा है। वहीं राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि किस विद्वान ने क्या नाम कहा है, इम्पोर्टेंट है ये सभी नाम। आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है शुक्ल का। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का नामकरण आदिकाल ही करते हुए इसे अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इन्हें आपको याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं ये एग्ज़ाम्स में, हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी काल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। वहीं मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। वहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अंतकाल बाल्यावस्था काल कहा है। हरिचंद वर्मा ने डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। तो ये इनके नामकरण हो गए, ठीक है, कि किन कवियों ने मतलब किन आलोचकों ने कौन से क्या क्या नाम दिए हैं, ये नामकरण हो गया आदिकाल का। अब आगे हम शुक्ल के 12 ग्रंथों के बारे में देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक प्रवृत्ति 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से 12 ग्रंथ हैं। तो 12 ग्रंथ हैं, ये देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निर्दिष्ट जो 12 ग्रंथ हैं ये हैं। नल सिंह कृत कौन सा है, विजयपाल रासो और उसके बाद विद्यापति कृत कीर्तिलता, नरपति नाल्यकृत विशलदेव रासो, भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश, आगे भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश हो गई, जगनिक की परमाल रासो और विद्यापति की पदावली। इसके आगे है सारंगधर की हमीर रासो, ठीक है, विद्यापति की कीर्ति पताका भी हो और विद्यापति की पदावली भी आपको याद रखना है। और दलपति विजय की कुमान रासो, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, मधुकर कवि की जयमंग जस चंद्रिका, अमीर खुसरो की पहेलियाँ। ये 12 ग्रंथ हैं। इनके कितने हो गए आप खुद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। उपर्युक्त ग्रंथों की रचनाओं में से व्रज विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका को शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा जो अपभ्रंश भाषा में हैं, ठीक है। आगे शेष 8 पुस्तकों को शुक्ल जी ने देश भाषा की पुस्तकें कहा है। तो ये 8 पुस्तकें कौन सी है, देश भाषा की, ये याद रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। उपयुक्त ग्रंथ में विशलदेव रासो तथा कुमान रासो परिवर्तित ग्रंथ सिद्ध हो चुके हैं। आगे हमीर रासो अप्राप्त ग्रंथ है तथा जय चंद प्रकाश एवं जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र है। आगे देखते हैं आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं हम देख रहे हैं। तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार कविताओं में 3 तरह की प्रवृत्तियाँ मिलती है, आध्यात्मिक या रहस्यवादी, निराशावादी, रसावाद और युद्धवादी या वीर रस। तो भाव पक्षीय जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। भाव पक्ष में क्या आता है, युद्धों का सजीव वर्णन आता है, श्रृंगारिकता आती है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दरबारी साहित्य, काव्य तथा राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति थी। आदिकाल फिर रासो ग्रंथों की प्रचुरता, वीरों की गाथा तथा ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव, प्राकृतिक का आलंबन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण तथा कथानक रूढ़ियाँ, परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समाहार। वहीं आदिकालीन जो रूढ़ियाँ हैं वो देख लेते हैं। नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ, पक्षियों के माध्यम से कथा संवाद की योजना, पक्षियों एवं पथिकों द्वारा संदेश प्रेषण, नायक एवं पराशक्तियों से आशीर्वाद व सहयोग।
इसके बाद कला पक्ष विशेषता देखते हैं। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रूप। इसके आगे है अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल, मैथिली खड़ी बोली भाषा का प्रयोग। फिर है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। फिर है दोहा, सोरठा, छप्पय, तोटक, गाथा, गाहा आदि छंदों का प्रयोग। उसके बाद है अतियुक्त तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रधानता। ठीक है। आगे है आदिकाल की आरंभिक व अंतिम सीमा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 933 ईस्वी या विक्रमी संवत 1050 से मानी है आरंभिक सीमा, और अंतिम सीमा 918 ईस्वी या विक्रमी संवत 1375 मानी है। जॉर्ज गेर्सन ने 700 ईस्वी से मानी है और 1400 ईस्वी तक मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त आरंभ मानते हैं 1184 से और अंतिम मानते हैं 1350 ईस्वी तक। राहु संस्कृतय ने मानी है 760 ईस्वी 8वीं शताब्दी तक, और इससे अंत मानते हैं इसका 1300 ईस्वी तक। वहीं रामकुमार वर्मा 750 से 1375 संवत तक मानते हैं। आगे हम देख लेते हैं, ये हमने आदिकाल की सामान्य विशेषताएं सब पढ़ चुके हैं। आदिकाल के हिंदी साहित्य की जो आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों के कथन हैं वो देखते हैं। विद्वानों के कथन। नामवर सिंह ने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग ग्रंथ से यह देश धीरे धीरे बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सारे ही पूर्व पश्चिम के प्रदेशों ने अपनी अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया। आगे राहु संस्कृत हिंदी काव्यधारा ग्रंथ से वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती हैं। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ में कहा है, यह विचार अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। जहाँ तक नाम का